इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम अलेक्जेंडर पोप की जबरदस्त सटाया द डंसियार्ड पर हमारी नई एक्सप्लेनर सीरीज की शुरुआत करते हैं। और हम शुरू कर रहे हैं बुक 1 से, जिसे शायद लिटरेचर के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे तीखा हमला माना जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मूर्खता की देवी यानी गॉडेस ऑफ डलनेस के एक बहुत ही अजीब और क्योटिक साम्राज्य में कदम रखने वाले हैं। तो आज हम इस सफर पर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम खुद पोप को समझेंगे, फिर हम उस दौर में चलेंगे जिसे द एज ऑफ कमर्शियल आर्ट कहते हैं, जिस पर वो निशाना साध रहे थे। इसके बाद हमारी मुलाकात होगी इस कहानी की मेन कैरेक्टर गॉडेस ऑफ डलनेस से। फिर हम देखेंगे कि कैसे उसके नए राजा की ताजपोशी होती है, और आखिर में हम उस मौके पे एक फॉर्म को एनालाइज करेंगे जो इस सटायर को इतना पावरफुल बनाता है। देखिए, द डंसियार्ड को सच में अप्रिशिएट करने के लिए हमें पहले इसके राइटर को समझना होगा। आखिर ये अलेक्जेंडर पोप थे कौन, और ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें अपने ही साथी लेखकों पर इतना जबरदस्त हमला करने की जरूरत महसूस हुई। चलिए जानते हैं। कविता की इन पहली लाइनों से ही पोप अपना इरादा एकदम साफ कर देते हैं। वो द इलियड या द ओडिसी जैसे किसी महाकाव्य की ग्रैंड सीरियस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो किसी महान योद्धा या देवता के बारे में नहीं गा रहे। नहीं, उनका सब्जेक्ट है डलनेस यानी मूर्खता की महान देवी और उसका बेटा जो एक बहुत ही घटिया कवि है। यही तो मॉक एपिक का कमाल है, किसी मामूली छोटी सी चीज को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाना कि वो और भी ज्यादा मजाकिया लगने लगे। पोप जो थे वो हीरोइक कपलेट के मास्टर थे। मतलब दो दो लाइनों में वो ऐसी बात कह जाते थे जिसमें एक तेज धार होती थी जो ताना मारने के लिए एकदम परफेक्ट थी। उन्हें लगता था कि ये जो सस्ती छपाई की बाढ़ आ गई है, ये कोई तरक्की नहीं बल्कि एक कल्चरल बीमारी है। उनके लिए कला की जगह बाजार लेता जा रहा था, और वो उन लोगों का नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा करने से जरा भी नहीं डरते थे जिन्हें वो इसके लिए जिम्मेदार मानते थे। तो सवाल यह है कि पोप के दुश्मन थे कौन? अच्छा, ये जानने के लिए हमें उनके अड्डे पर चलना होगा, यानी 18वीं सदी के लंदन के उस केओटिक लिटरेरी मार्केट प्लेस में जिसे ग्रब स्ट्रीट के नाम से जाना जाता था। देखिए, ग्रब स्ट्रीट असल में लंदन की एक गली थी जहां स्ट्रगल करने वाले लेखक रहा करते थे। लेकिन पोप के लिए यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक सिंबल बन गई थी उन सभी चीजों का जिनसे वो नफरत करते थे। मतलब घटिया मास प्रोड्यूस्ड राइटिंग जो आर्ट के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जल्दी से पैसा कमाने के लिए की जाती थी। और पोप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने दुश्मनों का सीधा नाम लिया। करल जैसे पब्लिशर्स, कॉलिसिबर जैसे नाटककार और न जाने कितने ही कवि जिन्हें वो टैलेंटलेस मानते थे। उनकी नज़र में ये सिर्फ बुरे लेखक नहीं थे, ये तो मानो बुरे टेस्ट के झंडे के नीचे मार्च कर रही एक पूरी फौज के सिपाही थे। और जाहिर है, हर फौज को एक जनरल की जरूरत होती है। इस फौज को लीड कर रही है इस कविता की सबसे डरावनी और मजेदार कैरेक्टर, एक देवी जो उन सभी चीजों का प्रतीक है जिनसे पोप नफरत करते थे। तो चलिए मिलते हैं केओस की इस रानी से। गॉडेस डलनेस को जो चीज़ इतनी ब्रिलियंट बनाती है वो ये है कि वो सिर्फ बेवकूफ़ी या स्टुपिडिटी नहीं है। नहीं, वो एक एक्टिव पावरफुल फोर्स है। जैसे कि पोप उसे डिस्क्राइब करते हैं, वो लेबोरियस, हैवी, बिजी है। मतलब वो मेहनत करती है, वो कन्फ्यूजन फैलाने, मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करने और दिमाग में एक ऐसी अराजकता या एनार्की बनाने के लिए एक्टिवली काम करती है जहां क्लियर थिंकिंग जिंदा ही नहीं रह सकती। और ये देखिए, उसकी क्रिएटिव प्रोसेस असली इंस्पिरेशन का ठीक उल्टा है। वो एक ऐसे केओस पर राज करती है जहां नेमलेस समथिंग्स यानी बिना सिर पैर के अजीबोगरीब आइडियाज जल्दबाजी में कविताओं या नाटकों में बदल दिए जाते हैं। और ऐसा किसी आर्टिस्टिक विजन की वजह से नहीं बल्कि किसी पब्लिशर की डेडलाइन या पैसों के लालच की वजह से होता है। यहाँ पोप का जीनियस देखिए, वो बड़ी चालाकी से क्लासिकल वर्च्यूज को अपने सैटायर के लिए यूज करते हैं। डलनेस के सिंहासन को संभालने वाले जो गुण हैं वो पूरी तरह से उल्टे कर दिए गए हैं। फॉर्टिट्यूड यानी हिम्मत एक बुरे लेखक की बेशर्मी बन जाता है जो किसी क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं करता। टेम्परेंस यानी संयम बकवास लिखने के लिए भूखे मरने की अजीब सी इच्छा बन जाता है। ये उन सभी चीजों का कंप्लीट ऑपोजिट है जिनकी क्लासिकल वर्ल्ड में इज्जत की जाती थी। तो अब हमारे पास हमारी देवी है और उसकी घटिया लेखकों की सेना भी तैयार है। अब आते हैं बुक 1 की एक्चुअल कहानी पर, इस डलनेस के साम्राज्य को चलाने के लिए एक नए राजा की तलाश। कहानी जो है वो एक हीरोज जर्नी का परफेक्ट पैरोडी है। हमारा हीरो बेज अपनी नाकामयाबी से इतना परेशान है कि वो एक ड्रास्टिक स्टेप लेने का फैसला करता है। वो अपनी ही बिना बिकी किताबों की एक चिता बनाता है। लेकिन गॉडेस डलनेस इस धुएं को नाकामी का नहीं बल्कि अपने लिए एक महान बलिदान का संकेत समझती है।
वो आती है, आग बुझाती है और बेस को अपना चुना हुआ राजा घोषित कर देती है और उसके सर पर अफीम डालकर ये पक्का कर देती है कि उसका दिमाग हमेशा धुंध में ही रहे। और इस किताब का अंत होता है एक शानदार पर पूरी तरह से व्यंग्यात्मक राज्याभिषेक के साथ। लंदन के सारे घटिया लेखक और मूर्ख अपने नए राजा का जश्न मनाते हैं। बुरे टेस्ट का राज अब ऑफिशियल हो चुका है और गॉड सेव किंग सिबर का नारा बड़े बड़े थिएटरों से लेकर शहर की गंदी गलियों तक गूंजता है। तो हमारे पास कहानी है, हमारे पास कैरेक्टर्स भी हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है जो इस सटायर को इतना असरदार बनाती है? इसे समझने के लिए हमें पोप के सबसे बड़े हथियार को एनालाइज करना होगा, द मॉक एपिक फॉर्म। मॉक एपिक की असली ताकत आती है कॉन्ट्रास्ट से, यानी विरोधाभास से। सोचिए, आप एक क्लासिकल एपिक की ग्रैंड सीरीज स्टाइल लेते हैं, एक ऐसी स्टाइल जो देवताओं, हीरोज और देशों की किस्मत के लिए बनी है, और आप उसे किसी एकदम मामूली छोटी सी चीज़ पर लागू कर देते हैं। बुरे लेखकों के बीच की छोटी मोटी लड़ाइयों को ऐसे दिखाना जैसे वो कोई ट्रोजन वॉर हो। ऐसा करके पोप ये दिखाते हैं कि ये लोग असल में कितने छोटे और हास्यास्पद हैं। पोप के व्यंग्य के हथियार एकदम सटीक और घातक हैं। उनके तुकबंदी वाले हीरोइक कपलेट्स उनके तानों को तेज और यादगार बनाते हैं। डलनेस को एक कैरेक्टर बनाकर वो एक वेग आइडिया को एक ताकतवर विलेन में बदल देते हैं, और अपने मॉडर्न टारगेट्स को एपिक लैंग्वेज में डिस्क्राइब करके वो उन्हें मजाकिया तौर पर छोटा और नाकाबिल दिखाते हैं। हर एक लिटरेरी चॉइस को मैक्सिमम सटायरिकल इफेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो बुक 1 का अंत होता है लिटरेचर की दुनिया पर एक नए राज के साथ। बुरे लेखन का राजा अब गद्दी पर है, लेकिन ताज पहनना तो बस शुरुआत है ना? आगे क्या होता है? ये मूर्खों का राज अपने नए राजा का जश्न मनाने के लिए किस तरह के एपिक गेम्स और अजीब गरीब कॉम्पिटिशन्स रखेगा? ये सब हम जानेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में, जहां हम द डंसियाड की बुक 2 को कवर करेंगे। पोप की इस मास्टरपीस की यात्रा को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।